नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, जो कि पेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट 5 नंबर का इसका सेक्शन है। तो पहले क्लास में मैंने आपको भारत का विस्तार और भारत के पड़ोसी देश और उनकी कुछ विशेषता बताई कि क्या क्या है वहाँ पे, कैसे मतलब अलग होते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको सिलेबस भी बताया था कि सबसे पहले हमको पढ़ना है भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल में मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नदी। भारत की नदियाँ, ये क्या है, पहला टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो जो ये भारत की नदियाँ हैं उसको पहले हम लोग 2 सेक्टर में बांटे हैं। कौन कौन सी? पहला तो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में भारत से निकलने वाली नदियाँ। 2 सेक्टर में हम नदियों को बांटे हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, यह कौन कौन सी नदी है? इसमें 3 नदी तंत्र हमको पढ़ना है जो हिमालय से निकलती है। सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। और दूसरा क्या पढ़ना है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और तीसरा क्या पढ़ना है? गंगा नदी तंत्र। अब जो प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियां हैं, इनको भी 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, 2 में बांटा गया है। सबसे पहले किस में बांटा गया है? बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। फिर दूसरा क्या है? अब दूसरा बचा क्या? एक तरफ अरब सागर, अरब सागर में गिरने वाली नदी। इसको हम क्या कह सकते हैं? पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां। पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियाँ, इसको। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको पता है कि वह किधर है? पूर्व की दिशा में स्थित है। तो पूर्व की दिशा में जो नदी बहती है उसकी स्थिति, और जो पश्चिम दिशा में बहती है उसकी स्थिति को हम जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है। तो इसकी बात हम करेंगे, और नदी पे जो विशेष परियोजना होगा उसकी बात करेंगे, और जो मेन नदी होगा उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो लगभग हमको
100 नदियों के बारे में अध्ययन करना होगा। 100 नदियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। यह नदी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है तो इस तीनों नदी तंत्र से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर नदी से कहीं से क्वेश्चन आएगा तो इससे जरूर पूछता है। तो इस नदी को हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता देंगे और सबसे पहले इसी नदी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। हम लोग अब पढ़ते हैं कौन सी नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसको बोलते हैं इंडस रिवर। सिंधु नदी क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। यही हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। चलते हैं तो हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। पहले बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। जो सिंधु नदी है वह तिब्बत इलाके से निकला है। तिब्बत से यहीं से निकला है सिंधु नदी तंत्र। यह तिब्बत है और यह कौन सा है? मानसरोवर। क्या है? मानसरोवर वाला सब क्षेत्र है। इसी मानसरोवर में एक स्थित है बोखरचू। क्या स्थित है? बोखरचू। सिंधु नदी का जो ओरिजिन है इसी बोखरचू से है। इसी बोखरचू से सिंधु नदी निकलती है और अब यह प्रवेश करती है लद्दाख में। लद्दाख में प्रवेश करते हुए बहती है और बहते बहते आगे जाती है और आगे जाकर करती है गिलगित गार्ज का निर्माण और वह निकल जाती है पाकिस्तान में। निकल जाती है पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या है? गिलगित गार्ज को बनाते हुए तब वह पाकिस्तान में जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? गिलगित गार्ज। क्या बोलते हैं? ये है गिलगित गार्ज। और गिलगित गार्ज में ही एक नदी बहती आती है ऊपर से, गिलगित नदी। यही क्या बनाती है? यही गिलगित नदी ही बनाती है गिलगित गार्ज। ये कौन सी नदी है? गिलगित नदी। गिलगित नदी। अब हम लोग बात करते हैं। आप लोग अभी मैंने आपको कल सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी बताया था कि सियाचिन ग्लेशियर क्या है और क्या वहाँ विवाद चल रहा है, हर एक चीज़ बताया था। तो मैंने सियाचिन ग्लेशियर बताते समय एक बात बताया था। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। और उसी सियाचिन ग्लेशियर, ये सब किसके भाग हैं? काराकोरम श्रेणी के भाग हैं। इसी सियाचिन ग्लेशियर के बगल में यानी काराकोरम श्रेणी में ही एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर। क्या नाम है? रीमो ग्लेशियर। इसी रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्योक। यह नदी बहती हुई जाती है और सिंधु नदी से मिल जाती है। तो अगर कोई पूछ दे कि इसका नाम क्या है? स्योक। इसको क्या कहते हैं? स्योक नदी। स्योक नदी। अगर कोई पूछ दे कि सिंधु नदी के दाएं तट से भारत में मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है? तो स्योक है, जो कि कहाँ से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से निकलती है। अब उसके बाद
इस स्योक नदी की जो मैंने आपको बार बार कहा था नुब्रा नदी, नुब्रा नदी, यही नुब्रा नदी क्या है, इसी स्योक नदी की सहायक नदी है। जो ये नुब्रा नदी है किसकी, इसी स्योक नदी की सहायक नदी है। और इसी स्योक नदी की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है गलवाना, गलवाना। तो ये सब किसकी सहायक नदी हैं, ये सब सहायक नदी हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है स्योक नदी, और स्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी जो कि रीमो ग्लेशियर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और स्योक नदी कहाँ से निकलती है, रीमो ग्लेशियर से निकलती है। और उसके बाद ये जो गलवाना नदी है इधर तिब्बत से बहती हुई आती है और आके भारत में कहाँ, स्योक नदी से मिल जाती है। अगर हम बात करें, कह दे प्रश्न में कि सिंधु में मिलने वाली बाएं तट से सबसे पहली नदी कौन सी है, तो नदी है जास्कर। कौन सी नदी है, जास्कर। कौन सी नदी है, जास्कर। जो बाएं तट से मिलने वाली नदी है सिंधु नदी से, वो है पहली नदी जास्कर नदी। जास्कर नदी जो है वह सिंधु नदी से बाएं तट पर मिलने वाली पहली नदी है। अब सिंधु नदी की बात हम कर लिए। अब उसके बाद सिंधु नदी तंत्र में सारी नदियां आती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सब जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हैं, ये सब सिंधु नदी के ही सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की ही सहायक नदियां हैं। इसलिए ये सब जो इतनी भी नदी आती हैं सब किसमें, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत रखी गई हैं। चलते हैं, देख लेते हैं इसके बाद हम लोग कौन सी नदी। इसके बाद हम लोग देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो जो झेलम नदी है वह वैरी नागस्थान से शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील। शेषनाग झील से निकलती है और वह निकल के जाती है और यहाँ पे गार्ज का निर्माण करते हुए भारत के सीमा पे कुछ दूरी तक बहती है और निकल जाती है पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान सीमा पे बहती है और निकल जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान निकल जाती है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, अब इसकी झेलम नदी की हम बात कर लेते हैं, इस पे क्या क्या स्थित है। झेलम नदी, तो इसी झेलम नदी के किनारे है आपका क्या, वूलर झील। क्या है, इसी झेलम नदी के किनारे है वूलर झील, जो कि कैसा झील है, गोखुर झील है। गोखुर झील है और यह कैसा झील है, मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील यानी शक्कर वाला मीठा नहीं, मीठे पानी का झील यानी ताजे पानी का झील। यही झील है क्या, वूलर झील। वूलर झील। और इसी नदी के किनारे बसा है श्रीनगर। क्या बसा है, श्रीनगर। श्रीनगर। जो ये झेलम नदी है यह डायरेक्ट सिंधु नदी में जाकर नहीं मिलती है, यह डायरेक्ट सिंधु नदी में जाकर नहीं मिलती है, बल्कि यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ दे कि जो झेलम नदी है वह सिंधु नदी की सहायक नदी है कि चिनाब नदी की सहायक नदी है, तो झेलम किसकी सहायक नदी है, चिनाब नदी की सहायक नदी है, न कि सिंधु की सहायक नदी है। चलते हैं, देखते हैं आगे। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस नदी की, अब हम लोग बात करेंगे चिनाब नदी की। चिनाब नदी, जो चिनाब नदी है
वह दो नदियों के संगम से मिलके तब बनी है। कौन कौन सी नदी? आपका चंद्रा और भागा। ये चंद्रा और भागा जो नदी है वह हिमाचल प्रदेश में बहती थी। हिमाचल प्रदेश में बहते हुए ये सब बड़ा लाचला दर्रे से प्रवेश करती हैं जम्मू कश्मीर में। बड़ा लाचला दर्रे से प्रवेश करती हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में यह जाके जहाँ मिलती हैं उसी जगह से बन जाती हैं चिनाब नदी। तो कौन कौन सी नदी मैंने आपको बताया? मैंने बताया चंद्रा, और एक नदी है क्या? भागा। चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियां हैं। चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियां हैं जो कि अब यह निर्माण कर देती हैं किसका? झेलम नदी की। ये सब कर देती हैं चिनाब नदी का निर्माण, और चिनाब नदी बहती हुई आती है और झेलम नदी से मिलते हुए यह इसको लेके चली जाती है सिंधु नदी में मिल जाती है। झेलम और चिनाब यह कहाँ मिलती हैं? मिलती हैं झुंग पाकिस्तान में। झेलम और चिनाब कहाँ मिलती हैं? झुंग पाकिस्तान में मिलती है। और झेलम क्या करती है? उसको चिनाब क्या करती है? झेलम नदी को लेते हुए आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे किस नदी की? अब हम लोग को बात करना है रावी नदी। रावी नदी जो है वह निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा। यहाँ एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में जो क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे के एक किनारे से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश से होते हुए क्या करती है? पंजाब जाती है, और पंजाब से यह निकलकर सीधे जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। सीधे जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। और इसके एक किनारे से निकलती है ब्यास नदी। इसी रोहतांग दर्रे के एक किनारे से निकलती है ब्यास नदी, और यह ब्यास नदी पंजाब में आती है। और पंजाब में यह क्या होती है? पंजाब में उधर से आ रही सतलज नदी से, किस नदी से? सतलज नदी से। यहाँ से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सीप किला दर्रे से। सीप किला दर्रा से, जो कि तिब्बत के राकसताल, मतलब ये जो तिब्बत वाला इलाका है जो मानसरोवर वाला, यहीं से राकसताल से निकलते हुए यह भारत में प्रवेश बड़ा लाचले से करते हुए पंजाब में बहती, हिमाचल प्रदेश में बहती जाती है, और पंजाब में प्रवेश करके ब्यास नदी को लेती हुई चली जाती है कहाँ? सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये जो ब्यास नदी है, ये जो ब्यास नदी है, यह सतलज से पंजाब में मिलती है कपूरथला में। कहाँ मिलती है? कपूरथला। कपूरथला में जाकर मिल जाती है। और कपूरथला की बात आ गई तो इसके बारे में कुछ हम और बात कर लेते हैं। यहाँ कपूरथला में जहाँ पे इस नदी का संगम है उसी पे एक बैराज बना है जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज। और इसी बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी
नहर जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, इंदिरा गांधी परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभ उठाता है राजस्थान। राजस्थान के जिस इलाके में बारिश वारिश नहीं होती है वहाँ पे इसी नहर का फ़ायदा उठाया जाता है। यह नहर राजस्थान को सिंचित एरिया में काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट कर दी है। तो राजस्थान में जाती है, कपूरथला नामक स्थान पर यह करती है, दोनों नदी मिल जाती हैं। तो ये मेरा क्या है, यह नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र। और यह नदी जहाँ पर जाकर सभी नदियाँ मिलती हैं इसको ही बोलते हैं पंचनद, पंचनद। और यही पांचों नदियाँ कहाँ मिलती हैं, मिठानकोट में, मिठानकोट पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाकर चारों नदियाँ क्या करती हैं, पांचों नदियाँ मिल जाती हैं, पाकिस्तान। आगे बात कर लेते हैं कुछ और इस नदी के परियोजना की। तो आप जानते हैं थीन परियोजना। थीन परियोजना कहाँ है, थीन परियोजना रावी नदी पर, कौन सी नदी पर, रावी नदी है, जो हरी वाली नदी है, कौन सी नदी है, रावी नदी, रावी नदी। जो ये थीन परियोजना है यह रावी नदी पर स्थित है, पंजाब में। कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। थीन परियोजना रावी नदी पर पंजाब में स्थित है, जो कि 1982 में चालू हुआ था और उसके बाद यह बनकर 1999 में तैयार हो गया था, 1999 में तैयार हो गया था। जो थीन परियोजना है यह है कहाँ पे, यह है पंजाब के पठानकोट जिले में। कहाँ है, पठानकोट जिले में है थीन परियोजना। और उसके बाद बात करते हैं, एक परियोजना और देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। आप लोग भाखड़ा नांगल का नाम सुने होंगे, जो कि बहुत फेमस है, कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर ही है। भाखड़ा नांगल बांध है, यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के ही बॉर्डर पे है। इसका कुछ हिस्सा पंजाब में और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है। तो जो हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है उसको बोलते हैं भाखड़ा। क्या बोलते हैं, भाखड़ा। और जो हिस्सा पंजाब में है उसको बोलते हैं नांगल। दोनों मिलके बना भाखड़ा नांगल, जो कि अगर पूछे कि यह किसका किसका परियोजना है तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का यह सम्मिलित परियोजना है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब का यह सम्मिलित परियोजना है। मैं आपको स्पेशल एक परियोजना पे ही वीडियो बना के दूंगा कि परियोजना अगर है तो उसका लाभ क्या है, अगर वह परियोजना है तो किसके लिए फेमस है। यह परियोजना का वीडियो मैं लास्ट में आपको बना के दे दूंगा, नदी और सारा सिस्टम ख़त्म करने के बाद। तो अब चलते हैं, यह नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र इतना ही है। अब सिंधु नदी तंत्र में इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। कुछ सिंधु नदी की सहायक नदी और है जो कि पाकिस्तान से निकलती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं काबुल, कुर्रम, गोमन, तोची, ये सब निकलती हैं पाकिस्तान से, लेकिन ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है। इस सब के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, हमको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन नदी के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्योक और जास्कर नदी जो पूछता है, जास्कर नदी में पूछेगा कि सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली पहली नदी तो जास्कर है, और दाएं तट पे कौन मिलती है, श्योक मिलती है। श्योक की सहायक नदी कौन है, श्योक की सहायक नदी नुब्रा है और गलवाना है। नुब्रा और गलवाना, जो कि नुब्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको कल सियाचिन ग्लेशियर के बारे में उसका विवाद भी बताया था, और ये नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। तो सिंधु नदी तंत्र में बस इतना ही। आगे चलते हैं, कुछ इसका विवाद देख लेते हैं। सिंधु नदी जल समझौता, क्या देखेंगे, सिंधु नदी जल
समझौता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सिंधु नदी जल समझौता किसके किसके बीच हुआ था और यह सिंधु नदी जल समझौता है क्या। तो आप सुने भैया, सिंधु जल नदी जो समझौता है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है, पाकिस्तान के बीच। तो जो ऊपर की सारी नदियां, जो सिंधु नदी तंत्र है, केवल सिंधु नदी की ही नहीं हम बात करेंगे, सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। जो सिंधु नदी तंत्र है, ऊपर की नदियां जो है कौन कौन सी, अगर हम बात करें, सबसे पहली नदी सिंधु, फिर कौन सी नदी, झेलम, फिर कौन सी, रावी, सॉरी इसके बाद रावी नहीं बल्कि कौन सी आएगी, चिनाब, चिनाब, फिर चौथी नदी रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। जो ऊपर की तीन नदियां, इस समझौते में क्या हुआ था, यह समझौता हुआ कब था, यह समझौता 19 सितंबर 1960 में, 19 सितंबर 1960 में। इस समझौते में क्या हुआ था कि जो ऊपर की तीन नदियां हैं, जो उत्तर की तीन नदियां हैं, उसका जो 80% जल है, उसका 80% जल पाकिस्तान और 20% जो जल है वह भारत यूज करेगा, भारत प्रयोग करेगा। और जो नीचे की तीन नदियां हैं, उसका 20% जल पाकिस्तान और 80% जल कौन, भारत यूज करेगा। यह समझौता में हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ इसमें, यह जो समझौता हुआ था, इस समझौता पे कौन कौन हस्ताक्षर किया था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने क्या किया था, इस पे हस्ताक्षर किया था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, अयूब खान। इन दोनों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया कि ऐसा ऐसा अब होगा। इसीलिए अगर भारत बात करता है कि हम आपके नदी परियोजना बना लेंगे, आपके तरफ पानी नहीं जाने देंगे, तो वह ऊपर की तीन नदियों में कोई परियोजना नहीं बना सकता है, क्योंकि वह हस्ताक्षर हो चुका है कि 80% इसका यूज पानी पाकिस्तान ही करेगा। इसीलिए भारत उस पर विवश है, ऊपर वह परियोजना नहीं। अगर वो पानी बंद करने का अगर वो ताव देता है तो कहाँ देता है, वह देता है रावी, ब्यास, सतलज, जो नीचे की तीन नदियां हैं उस पे देता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर की नदियों पर वह बांध बना सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सिंधु नदी तंत्र आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सिंधु नदी तंत्र में मैं जितना पढ़ाया हूँ बस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अगर सिंधु नदी तंत्र से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।